हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग यूनिट 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी का टॉपिक 7 का कैपेसिटर है, उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे। टॉपिक 7 का कैपेसिटर का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों के संयोजन में। आज हम लोग सीखेंगे कि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो चलिए चेहरे पर मुस्कान लाइए और कॉपी कलम निकालिए और इसके बाद हेडिंग डालिए बेटा। आज हम लोग सीखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, तो देखते हैं। चलिए आइए। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसका परिभाषा जानने के पहले हम लोग इसके परिभाषा को पहले देखते हैं कि इसका परिभाषा होगा क्या। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं, संधारित्र होता है, तो संधारित्र का संकेत क्या होता है बताइए। इसका सिंबल, इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखो इस तरह से, ये जो दोनों लाइन है ना, उसको हम लोग बराबर रखते हैं। ये हम लोग का, इसकी धारिता कुछ सी लिख देते हैं, या इसको हम लोग को ऐसे भी लिखने का है, ये कर्व कर देते हैं ऐसे, या इसको समझते हैं। यानी संधारित्र का संकेत दो प्रकार से दिया जाता है। दो हम लोग वर्टिकल लाइन लेते हैं और दोनों का लाइन बराबर होना चाहिए, तो हम लोग को धारिता कहते हैं। और संधारित्र कहते हैं, उसका संकेत है और उसकी धारिता कितनी है, कुछ सी है, उसके नीचे में लिख दिया जाता है। इसके बाद या तो एक लाइन को ऐसे कुछ कर्व कर दो और फिर वो सीधा कर दो, तो वहाँ से हम लोगों को भी कैपेसिटर का, लेकिन ज़्यादा फेमस हम लोग को ऊपर वाला ही है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे एससी वर्मा में हमेशा हम लोग का ऐसा सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम का संयोजन परिभाषा क्या होगी। तो देखो क्या करोगे बेटा कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम लोग एक एक करके जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने दो संधारित्र लिया, ठीक है ना। एक संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, दूसरे कितनी है, C2, एक एक करके जोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इस पर अगर आवेशित करना है तो हम क्या कर देंगे कि मान के बिंदु A है, यह बिंदु क्या है, B है, और A और B बिंदुओं के बीच हम लोगों ने दो संधारित्र यानी कैपेसिटर को जोड़ लिया, जिनकी धारिताएं कितनी है, C1 और C2, कैपेसिटेंस है C1 और C2। इसके बाद इन लोगों को अगर आवेशित करना है, सर्किट से जोड़ना है, सर्किट बनाना है, तो हम लोग को एक सेल की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे कि एक सेल के धनात्मक टर्मिनल से पॉइंट A को और उसके ऋणात्मक टर्मिनल से पॉइंट B को जोड़ दिए। देखो यह सेल है, सेल को हम लोग कैसे सूचित करते हैं। तो एक देखो, ये लंबा डंटा, एक छोटा डंटा। लंबा वाला डंटा जो होता है वो हम लोग का धनात्मक टर्मिनल कराता है, और छोटा डंटा क्या कहते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है ना, ये सेल है और इसका कुछ हम लोग वोल्टेज कितना मान लेते हैं, V है। ठीक है ना, सेल का हम लोग का कुछ, उसको बाद में हम EMF कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे तब। अब देखिए क्या होता है कि सेल का जो हम लोगों का धनात्मक टर्मिनल है, यहाँ से हम लोग कुछ आवेश Q लेती, तो आवेश Q लिए, तो ये तार के द्वारा होते हुए यह जो आवेश Q है यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है ना, ये पहुँचेगा तो पहले देखो इसका यह जो प्लेट है संधारित्र का, पहले यह इस पर जाएगा धन आवेश, तो इस तरह से प्लस 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 होगा। फिर प्रेरण द्वारा इस पर कितना आवेश हो जाएगा, माइनस। तो देखो हमने भले ही संधारित्रों को Q आवेश दिया, लेकिन इस पर टोटल कुल चार्ज इस पर कितना है, कुल आवेश कितना है, तो प्लस Q माइनस Q मिला के 0। तो इसका मतलब हमने Q इसको दिया, लेकिन यह लिया कितना, 0, और आवेशित हो गया, लेकिन फिर भी लिया कितना, 0, क्योंकि कुल इस पर जोड़ दो कितना है, 0 है। तो फिर यह Q आगे बढ़ जाएगा, ये जो फिर Q आगे बढ़ जाएगा। फिर यह क्या करेगा, फिर इसको भी अपना यह आवेशित करेगा, तो बोलो इस पर कितना, प्लस प्लस प्लस। फिर इस पर प्रेरण द्वारा कितना हो जाएगा, दूसरे प्लेट पर माइनस। फिर बताओ, फिर इस पर कुल आवेश कितना हो गया, 0। फिर यह आवेश हमको आगे बढ़ जाएगा। देखिए जब भी आप लोग किसी संधारित्र को या कैपेसिटर्स को आप एक सेल से जोड़ोगे, तो एक बात दिमाग में रखना, उसके धनात्मक टर्मिनल से जितना आवेश लोगे, ऋणात्मक टर्मिनल में भी उतना ही आवेश आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा सेल क्या करते हैं कि आवेश को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये जो तार में आवेश है उसको जस्ट वो पंप करते हैं, धकेलते हैं। ठीक है ना, यह चीज़।
अब इसके बाद फिर देखो हम पूछेंगे कि बताओ अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम जीरो कर देते, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। या यहाँ से यहाँ देखोगे तो किसी भी तरह का कुछ नहीं है, तो ए है या बी है। तो फिर पूछा जाएगा कि ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, तो बताइए बी है कि नहीं है। और जो सेल का जितना विभव है, विभवांतर है, ईएमएफ है, वही हम लोग किसका हो जाएगा, तो यह कैपेसिटर्स का हो जाएगा। लेकिन ज़रा गौर करो कि इस पॉइंट को अगर हम एम कह दें तो ए और एम पॉइंट्स के बीच है हमारा कितना कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर है जिसकी धारिता C1 है, तो इसका कुछ पोटेंशियल कितना कह लेंगे, कुछ V1। इसके बाद बताओ M और B के बीच यानी जो धारिता C2 का हम लोग का संधारित्र है उसकी कुछ कितना हो जाएगी, कुछ V2। तो आप एक बात देख रहे हो, खूब प्यार से देख रहे हो कि जब हम लोग यहाँ पर दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है, अगर हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो आपको क्या दिखा, श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं तो आपको क्या दिखा, आपको साफ दिख रहा है कि दोनों ही संधारित्र पर आवेश क्या है, समान है, लेकिन इनके बीच जो विभव है, विभवांतर है, वह बटा कि नहीं बटा। तो बेटा संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा ही होता है कि हम लोगों को जो आवेश होता है प्रत्येक संयोजित संधारित्रों पर समान होता है, लेकिन विभव बट जाता है। क्लियर। तो यहाँ से इसका परिभाषा मिल गया। तो कभी भी तुमसे कोई पूछेगा कि संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो इसके बेटा परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा बहुत मायने रखता है और परिभाषा सही और सटीक होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना हो चाहिए। तो हम साफ कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक एक कर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होते हैं, लेकिन विभव बंट जाता है, तब इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बेटा। यह अगर आपको परिभाषा सबसे पहले पूछा जाए तो परिभाषा एकदम सटीक लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक एक कर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान हो, लेकिन विभव क्या होगा, बट जाएगा। ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। एकदम डिफिनीशन एकदम क्लियर रखो। डिफिनीशंस का मतलब ही होता है उसमें सारे बातों हम लोग को शामिल हो जाना चाहिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल में जिस तरह से हो गया, तो उदाहरण में ये वाला लिखेंगे। पहले परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद आपका उदाहरण में ये हो जाएगा। कि आपने देखा कि जब संधारित्रों को सर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र पर आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखो, अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये जो दोनों संधारित्र हैं, दोनों जो कैपेसिटर हैं, उनको अगर जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो उससे जो हम लोग का समतुल्य संधारित्र होगा उसका हम लोगों का धारिता क्या होगी। तो समतुल्य संधारित्र का मतलब क्या होता है, अब बताइए। तो देखिए, हमारा जो C1 A और B के बीच जो दो संधारित्र हैं, दोनों संधारित्रों को हटाकर अगर हम एक ही संधारित्र लगा दें, ठीक है ना, जिसकी धारिता कितनी है, CS है, तो यह हमारे पास क्या है, समतुल्य धारिता है। किसका, श्रेणी क्रम का। और यह हमारे पास क्या है बेटा, समतुल्य संधारित्र है। तो इसको भी हम A और B पॉइंट्स भी जोड़ेंगे। ठीक है। अब बताओ कि A और B को हम उतना ही
विभवांतर वाले या ईएमएफ वाले सेल से जोड़ेंगे। देखो प्लस माइनस, इसका भी कितना सेल भी, इसका भी है। तो समतुल्य संधारित्र का मतलब होता है कि संयोजित सेल जितना मिलकर विभव ले रहे हैं, ठीक ना, ये अकेला ही उतना विभव लेगा और इन पर आवेश भी उसके बराबर होगा। तो देखो जैसे इस पर भी हम लोग का आवेश कितना आना चाहिए, तो इस पर से भी हमने के चार्ज क्यू होना चाहिए, या क्यू यहाँ पर जाएगा या क्यू यहाँ पर जाएगा, इस पर भी प्लस क्यू, प्लस 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 प्लस, इस पर हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस, फिर नेट जीरो हुआ, फिर क्यू। तो यहाँ से देखो इसको हम लोग कहते हैं कि यह समतुल्य संधारित्र हुआ, समतुल्य संधारित्र। तो समतुल्य संधारित्र में क्या होता है कि देखो दोनों संधारित्रों को अगर हम C1 C2 से हटाकर, माने A और B से दोनों संधारित्रों को हटाकर केवल एक ही संधारित्र जोड़ें जो दोनों के बराबर अकेले कार्य करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य संधारित्र। और उसकी धारिता को क्या कहते हैं, समतुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम का है तो उसका हमको CS लिख लिया। तो अब देखा जाता है कि CS का मान होगा क्या। अब यहाँ देखेंगे हम लोग का समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ये जो विभव है V है वो V किसके बराबर है, बताओ तो, V1 प्लस V2। यार V किसके बराबर है, V1 प्लस V2। तो अब बताओ कि V1 क्या है, तो हमारा जो यह संधारित्र है C1 धारिता वाले उसका विभवांतर है। V2 क्या है, तो धारिता C2 के संधारित्र के विभव है, तो V1 V2। यहाँ से देखो, यहाँ से A और B के बीच का जो विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ज़रा गौर करो, आप फॉर्मूला खूब बढ़िया जानते हो, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V के, Q बराबर C इंटू V के। तो V बराबर कितनी हो जाएगी, Q बट्टा में C, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप जानते कि नहीं जानते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, आप यहाँ पर V बराबर क्या लिख सकते हो, तो बताओ इस पर आवेश कितनी है Q, धारिता कितनी है CS, तो Q बाई CS। अब यहाँ पर V1 बराबर बताइए, तो बताइए V1 किसका विभवांतर है, धारिता C1 का। तो बोलो इस पर आवेश कितना है Q, धारिता कितनी है C1 प्लस, अब यहाँ पर आओ V2 क्या है, तो आवेश कितनी है Q, धारिता कितनी है C2। अब यहाँ से Q आप कॉमन ले सकते हो, Q को क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो Q कॉमन आप लीजिएगा तो बेटा कितना बचेगा बताओ, Q बटा CS, Q कॉमन ले लिए तो 1/C1 प्लस 1/C2, Q से Q कैंसिल, तो आपको कितना बच गया बताओ, यहाँ पर कितना बच गया, तो 1 बटा में CS बराबर 1/C1 प्लस 1 बटा में C2। बचा कि ना बचा। तो इस तरह से हमारे पास यह हम लोगों का समतुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो गया, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1 बटा में C2। कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहला, सभी संयोजित संधारित्रों पर आवेश समान होता है तथा समतुल्य संधारित्र पर आवेश के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। यानी देखो जितना संयोजित संधारित्र था अलग अलग, उस पर भी वही आवेश था जो हम लोग का समतुल्य पर होता है। दूसरका में संधारित्रों के बीच विभव बंट जाता है, विभव बंट जाता है। और तीसरका में फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट, अगर n संधारित्र है तो 1 प्लस CN, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे खूबसूरत होता है कि यदि सभी संधारित्र समान हैं, यदि सभी n संधारित्र समान हैं, तो बताओ बेटा C1 बराबर C2 बराबर CN बराबर कुछ C कह लें, मान लिया C। तो अब बताओ तो 1 बटा में CS बराबर 1/C प्लस 1/C n बार हो जाएगा। तो बताओ 1/CS बराबर n बटा में C, तो CS बराबर को C बटा में n होगा कि नहीं होगा। तो बड़ा इस पर मतलब कि अच्छा से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना।
मान लीजिए कि आपको 10 समान संधारित्र हैं, n बराबर क्या हुआ 10, अब प्रत्येक का हम लोगों का धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड। तो बताइए इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 5 माइक्रोफैराड में आप 10 से भागा दे दो तो 0.5 माइक्रोफैराड। तो बड़ा हमने क्या आसानी से सवाल को बना सकते हैं कि अगर हमारे पास समान धारिता के बहुत सारे संधारित्र हैं, ठीक है ना, तो आप एक संधारित्र के धारिता में उसमें संख्या से भाग दे दोगे तो समतुल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे मान लीजिए कि आपके पास 2 संधारित्र हैं, तो 1/CS बराबर बेटा 1/C1 प्लस 1/C2 हुआ। तो अब बताओ 1/CS बराबर C1 C2 का गुना एलसीएम कितना होगा, गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा C2 प्लस C1। तो बताइए CS बराबर क्या लिख सकते हो, C1 C2 बटा में C1 अब प्लस C2। यानी अगर आपके पास 2 संधारित्र जिनकी धारिता C1 और C2 हैं, अगर श्रेणी क्रम में हैं, तो उनका समतुल्य निकालने के लिए दोनों धारिताओं का गुना अब बट्टा में दोनों धारिताओं का जोड़, गुना करके जोड़ से भाग दे दोगे तो आराम से समतुल्य प्राप्त हो जाएगा। 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ 2 वाले के लिए, सिर्फ 2 गो है तो 3 गो रहेगा, तो फिर उसको आप बेसिक से बनाएंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बेटा कि जैसे 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, तो बताओ इसका CS कितना होगा, तो 2 गुने 2 बोले गुना कर दो और फिर 2 प्लस 2, तो बताओ हो जाए 4 बट्टा में 4 1 माइक्रोफैराड। इसको एक और तरीका भी हो सकता था, CS बराबर C/N, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बताओ, और दोनों समान धारिता वाला है तो CS बराबर C/N भी लगा सकते हैं। तो C का मान कितना है बताओ, 2 माइक्रोफैराड बता में 2 कट के 1 माइक्रोफैराड। ये दोनों तरीका काम आ गया। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको इस तरह का चीज़ दे दिया, मान लो बेटा इस तरह दे दिया क्वेश्चन कि सर ये 4 माइक्रोफैराड है, ये हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड है, बताइए यह श्रेणी क्रम में है, समतुल्य कितना होगा। तो बेटा दोनों को गुना कर दे, 4 गुना 2 बट्टा में 4 प्लस 2 माइक्रोफैराड। तो बताओ जाए 4 दूनी का 8 और बट्टा में 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8, 4 बट्टा में 3 माइक्रोफैराड। ठीक है ना। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस हम लोग बाद में और करते रहेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एकदम टू द पॉइंट अभी कंसेप्ट सीखना है, ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ दिक्कत होगा तो लाइव क्लास में हम लोग फिर से उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर सोल्यूशन करेंगे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। ओके, धन्यवाद।